बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज 27 नवंबर है और हम इस वक्त मौजूद हैं चाइना चौक जिना एवेन्यू पर। और मैं इस वक्त देख सकता हूं मेरे सामने जो कंटेनर्स की दीवार है वो इस वक्त भी खड़ी हुई है, अगर मैं आपको दिखा सकूं। और आप देख सकते हैं उसके साथ साथ जहां पर कंटेनर्स लगे हुए हैं वहाँ पर साथ जो हम देख सकते हैं रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो भी तैनात हैं। और अभी इस वक्त जो सूरत हाल है इस्लामाबाद की, गुज़िश्ता रात जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो एहतजाज है, जो लॉन्ग मार्च है, जो फाइनल कॉल है, उसको कॉल ऑफ किया है, जिन हालात में किया है उसके ऊपर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर बिलखसूस जो ब्लू एरिया है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इसमें जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो अब काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो चुके हैं। गाड़ियों की आमदोरफ्त भी यहाँ पर जारी है और जो रुकावटें हैं उनको हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। थोड़ी देर में बताया यही जा रहा है कि तमाम तर रुकावटों को हटा दिया जाएगा। ये है अब तक की सूरत हाल। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब की उस फाइनल कॉल पर इस्लामाबाद में आई, डी चौक तक पहुँची और फिर अचानक से कॉल ऑफ कर दिया। क्यों कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो एहतजाज है उसको ख़त्म किया और वापस रवाना हो गए? ये वो सवाल है जो सब पूछ रहे हैं। और एक और सवाल जिसके बारे में ताहाल मेरे पास तो जवाब नहीं है, शायद मैं ख़बरें नहीं सुन सका, कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कहाँ हैं और अगर वो गए हैं तो कैसे गए हैं, क्यों गए हैं। ये तमाम तर बातें, एक चीज़ सामने आई है कि पीटीआई ने कहा है जी कि हमने अपना एहतजाज कॉल ऑफ कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब भी अनसर्टन हैं। ज़ाहिरी बात है, कहा यह जा रहा था, हमारी जिन भी रहनुमाओं से बात हुई है, जिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से बात हुई है, वो ये कह रहे थे कि ये धरना तभी ख़त्म होगा, ये एहतजाज तभी ख़त्म होगा जब इमरान खान साहब का हुक्म होगा। हम इमरान खान के कहने पर आए हैं, ना बुशरा बीबी के कहने पर आए हैं और ना ही अली अमीन गंडापुर के कहने पर आए हैं, तो जाएंगे भी इमरान खान के ही कहने पर। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो चले गए? हुआ नाज़रीन कुछ यूँ है, जो अब दावे भी किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कुछ विजुअल्स भी हम देख रहे हैं। वो ये हैं कि न सिर्फ जो गुज़िश्ता रात एक ग्रैंड ऑपरेशन, मैंने उसके हवाले से एक ट्वीट भी किया था, जब लाइट्स ऑफ की गई तो ज़राए ने यही बताया कि ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। और मुझे अब भी याद है जब मैं 7th एवेन्यू के ऊपर मौजूद था और कोशिश कर रहा था इस साइड पर आने की, तो मैंने देखा मेरे सामने रेंजर्स की जो गाड़ियां हैं 7-8 वो आई, उनमें रेंजर्स के एहलकार मौजूद थे और वो गालबन हेडक्वार्टर से आ रहे थे यहाँ डी चौक की तरफ, उनको लाया जा रहा था। और ये वो वक्त था जब तमाम तर बत्तियाँ बुझा दी गई थी, बत्तियाँ गुल कर दी गई थी और ऑपरेशन की तैयारियाँ हो रही थी। मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि अब एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा और फिर इवेंचुअली वो हुआ। जो मुजाहिरीन डी चौक तक पहुंच चुके थे उन मुजाहिरीन को पीछे धकेला गया। उससे कबल भी जब शाम को हम यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, मोस्टली निहत्ते हैं, बहुत से ऐसे थे जिनके पास लाठियाँ भी थी, बहुत से ऐसे थे जिन्होंने गुलेलें उठाए रखी थी। और वो जब हमने उनसे पूछा तो वो बताते हैं कि भाई हमें अपनी भी तो सिक्योरिटी यकीनी बनानी है। जब आगे से हम पर हमले होते हैं तो हम अगर हम पीछे ना भागें तो फिर हमें क्या, वो ये ज़ाहिरी बात है, वो ये समझते हैं कि हमने पीछे जब नहीं हटना तो हमने आगे बढ़ना है और आगे हम उसी सूरत में बढ़ सकते हैं जब हम उनको जवाब देंगे उन्हीं की ज़बान में। और मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं उनके पास, मेरे पास इवन विजुअल्स भी हैं, मैंने खुद देखा, जो टीयर गैस शेल्स फायर करने वाली गन्स होती हैं वो भी मौजूद थी और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। मगर उनकी तमाम तर तैयारी फीकी तब पड़ी क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था। जो असल नाज़रीन बात है वो ये है, उन्हें अंदाज़ा नहीं था उस स्टेट ऑपरेशन का जिसका उन्हें सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी की तरह अपनी तैयारी के साथ आई थी, बल्कि भरपूर तैयारी के साथ आई थी। एक सूबे की हुकूमत की हिमायत, उसकी मदद और मुआवनत भी उनको हासिल थी। बावजूद इसके वो यहाँ पर एहतजाज करने के लिए आए थे। उनका मकसद लड़ाई करना तो ऑब्वियसली था नहीं, और ना ही फ़ौजी तनसीबात माजी की तरह जिस तरह 9 मई को हुआ इस तरह का कोई वाक़या उनका इरादा था रिपीट करने का। उनका मकसद था डी चौक तक पहुँचना। अब जैसे तैसे
करके वो यहाँ पर पहुँच गए। तमाम तर रुकावटें उन्होंने हटा ली, मगर हमने देखा कि जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इतने ज़्यादा नहीं हुए जिस तरह एंटिसिपेट किया जा रहा था। और वो लोग यहाँ पर जब पहुँचे और डी चौक तक आ गए तो हमें ये लगा कि अब शायद जो मामलात हैं वो कंट्रोल में आ चुके हैं PTI के, और जो उनके मुतालबात हैं हुकूमत उनको कंसिडर करेगी, रियासत उनको कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने देखा रियासत का जो अंदाज़ था वो बड़ा डिफेंसिव नज़र आ रहा था गुज़िश्ता 24 घंटों में। बहरहाल अचानक से ये फ़ैसला हुआ कि अब इन्हें क्रश करना है। तो जब क्रश करने की बात होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आप रबर बुलेट्स यूज़ करेंगे या आप शेलिंग का इस्तेमाल करेंगे, लाठी चार्ज इवन आप कर सकते हैं, मगर ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब ये दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट बुलेट्स भी फायर हुए हैं। इवन दो जब हम वहाँ पर मौजूद थे डी चौक पर, डी चौक से गालिबन चंद कदमों पर हम मौजूद थे, मेरे साथ दीगर भी मीडिया के कुलीग्स थे, हमने खुद जब फायरिंग की वहाँ पर आवाज़ सुनी तो वहाँ पर खड़े हुए बहुत से लोग ये कहने लगे हमें कि आप लोग फ़ौरन यहाँ से हट जाएं, डायरेक्ट फायर हो रहे हैं। और हमारे दो साथी जो हैं वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं, उनको डायरेक्ट गोलियाँ लगी हैं। तो एक खौफ व हरास की कैफियत वहाँ पर थी और हालात बड़े आप कह सकते हैं कि ख़राब थे। और उसके बाद फिर अचानक वहाँ से आवाज़ें आने लगी कि वो सामने ऊपर बिल्डिंग को देखो, उसमें स्नाइपर है। और फिर कुछ लोग बताते हैं, विजुअल्स भी हैं, मैं वो विजुअल्स अभी तक नहीं देख सका, कि किसी शख्स को पकड़ा भी है जो मुसल्ला था, उसके पास बंदूक थी और वो वहाँ से फायर कर रहा था। और फिर अभी मैंने जो पोली क्लिनिक का डाटा है उसको देखा है। पोली क्लिनिक के डाटा में ये बताया जा रहा है जो 25-26 लोग हैं उनमें से मोस्टली जो लोग हैं, मतलब वो तमाम ही तकरीबन जो लोग हैं जो ज़ख्मी हालत में वहाँ पर लाए गए, जिनमें से 2 का तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि डेथ हो चुकी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं। दीगर तमाम जो ज़ख्मी हैं उनके आगे जो काज लिखा हुआ है वो गन शॉट्स लिखा हुआ है। अब गन शॉट्स अगर लिखा हुआ है तो ये सरकारी तौर पर एतराफ़ किया जा रहा है कि उनको गोलियां लगी हैं। दूसरी जानिब हमारे जो सरकारी ज़राए हैं वो बार बार इस बात की तरदीद कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई स्ट्रेट बुलेट्स नहीं चली। अब इस सारे मामले के ऊपर नाज़रीन जो किरदार है वो आता है एक कमीशन का। गो के पाकिस्तान है, यहाँ पर आपको मालूम है कमीशन भी ऐसे ही होते हैं, तहकीकात भी ऐसी ही होती हैं, मगर अब जब आपने आगे बढ़ना है तो मुझे नज़र यही आ रहा है कि अब सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको सुबकी का सामना तो मैं नहीं कहूँगा करना पड़ा है, उन्होंने जो अपना मकसद था वो अचीव टू सम एक्सटेंट किया है कि कम से कम वो पहुँच तो गए हैं। 50% अहदाफ उन्होंने हासिल किए हैं। जो उनके मुतालबात ना मानने की बात है वो भी मान ली जाती या वो मनवा भी ली जाती अगर बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तरह का स्ट्रेट ऑपरेशन, जो उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उन्हीं की रियासत उन पर गोलियां बरसाएगी। और ये एक और अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस की भी बात करें, अगर एक सियासी जमात है, उसके कारकुनान हैं और वो तमाम बड़े ही चार्ज हैं, वो लोग आते हैं तमाम तर रुकावटों को अबूर करके, जब पूरा मुल्क बंद होता है वो इस्लामाबाद के किनारे तक पहुंच जाते हैं, बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और इस्लामाबाद में दाखिल होने के दर पे होते हैं। यहाँ पर हुकूमती जो वज़रा हैं, मोहसिन नकवी हैं, दीगर भी, वो ये कहते हैं कि भाई अब की बार तो ये निकल ही नहीं पा रहे, ये आ ही नहीं सकते, दावे किए जा रहे थे। अचानक से हमने देखा वो जो कंटेनर्स थे उन्हें कागज़ के टुकड़ों की तरह हटा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद दाखिल हो गए और पुलिस रेंजर्स पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इसी तरह मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हमने देखा, चाहे वो 26 नंबर हो, चाहे वो G11 हो, G10 हो, G9 हो, G8 हो, तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो आ गए, 0 पॉइंट भी गए, 0 पॉइंट से फिर ब्लू एरिया, और ब्लू एरिया में भी इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ कंटेनर्स अब लगे हुए हैं। इन कंटेनर्स को रिमूव करके वो आगे बढ़ गए और डी चौक के कंटेनर्स पर जाकर खड़े हो गए। ये नाज़रीन जो सूरत हाल थी और ये वो क्राउड था जो एक रोज़ कबल यहाँ पर आया था। और कल अचानक से जहाँ पर ये आए थे 26 नंबर चुंगी या G11 या दीगर तमाम पॉइंट्स, वहाँ पर भी इन्हें शेलिंग का सामना था, लाठी चार्ज का सामना था, रबर बुलेट्स का सामना था। वहाँ से ये पीछे नहीं हटे, आगे ही बढ़ते चले आए। यहाँ पर अचानक ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर जो रबर बुलेट्स थी या आंसू गैस के शेल थे, क्या वो इतने तेज़ थे कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपनी गाड़ियों का रुख मोड़ लिया और KPK को जाने को ठान ली। ये वो वजह जो कॉमन सेंस की बात है, ज़ाहिरी बात है, उनके उनमें एक खौफ पैदा किया गया पहले स्ट्रेट फायरिंग से,
और फिर दूसरी जानिब जो उनकी लीडरशिप है, शायद उसको ये एहसास हो गया कि हम अपने कारकुनान की मज़ीद कितनी कुर्बानियाँ देंगे, क्योंकि अभी तक जो एदाद शुमार बताए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड से, इवन दो मैं रात को यहाँ पर विज़िट कर रहा था जब ऑपरेशन हो चुका था, तो कई यहाँ पर जो मकामी लोग थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई अभी भी पीछे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं जो इनके कारकुनान की हैं। तो डेड बॉडीज़ कैसे आ गई हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात सामने आना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ना रियासती इदारों पर ब्लेम कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ या मैं ये समझता हूँ, और तमाम ही मैं समझता हूँ कि जो सेन वॉइसेस हैं वो यही कहेंगे कि अगर इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं और उनके हक़ में कुछ वीडियोस भी हमारे सामने मौजूद है। एक वीडियो तो बड़ी ही अफसोसनाक है और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 30 सेकंड की वीडियो है इसने हमारी रियासत का सर शर्म से झुका दिया है। डी चौक के कंटेनर पर बैठा एक शख्स जो गालिबन उस वक्त सजदे में था या दुआ पढ़ रहा था, दुआ मांग रहा था, और रेंजर्स के एहलकारों ने जो वीडियोस में हमें नज़र आ रहा है उसे उठाकर नीचे फेंक दिया और बताया जा रहा है कि मौके पर उसकी डेथ हो गई है, उसकी गर्दन टेढ़ी होने की वजह से। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो ऑपरेशन है जो बेस बना इस एहतजाज को ख़त्म करने का, या वो जो लीडरशिप है उनको ये एहसास दिलाने का कि भाई अब हम मज़ीद कुर्बानियाँ नहीं दे सकते अपने कारकुनान की, निहत्ते कारकुनान की, लिहाजा हमें कॉल ऑफ कर देना चाहिए। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि ऐसा ही हुआ है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, इवन उमर अयूब बताया जा रहा है, वो उनके पास आए और फिर वहाँ पर ये तय पाया, फिर उन्हें यहाँ से निकाला गया और मुनाल के रास्ते गालिबन जो आप कह सकते हैं पीर ख्वाबा का रास्ता है, वहाँ से होते हुए वो लोग हरीपुर दाखिल हो गए खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में। इसके अलावा और भी बहुत सी इतलात हैं मगर वो अभी तक कंफर्म नहीं है। जो यहाँ पर हम समझते हैं होना चाहिए कम से कम इस वक्त तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एहतजाज कामयाब हो नाकाम हो वो बातें बात की हैं। सबसे पहले तो देखना होगा कि क्या हमारी रियासत ने वाकई में अपने शहरियों पर गोलियां बरसाई हैं। अभी तक रियासती इदारे तो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन दी अदर हैंड मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपना रही है और वो अपने उस मौक़िफ़ के हक़ में कुछ वीडियोस भी सामने ला रही है, मगर इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर एक जामे तहकीकात होनी चाहिए, एक कमीशन होना चाहिए और उसमें किरदार आता है अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अब आता हूँ मैं स्टोरी ऑफ द डे पर। आज जनाब हमारा जो आइनी बेंच है 26वीं आइनी तरमीम में के नतीजे में कायम होने वाला आइनी बेंच, उसके सामने एक मुकदमा ज़ेर समाअत आया क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी का। उस मुकदमे में एडिशनल अटॉर्नी जनरल खैबर पख्तूनख्वा पेश हुए वीडियो लिंक के ज़रिए और उन्होंने अदालत के सामने, उस आइनी बेंच के सामने मुद्दा रखा गुज़िश्ता रोज़ जो होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उनका, उन पुरतशद्दुद वाक़यात के अंदर होने वाली हलाकतों का। और ये भी उन्होंने कहा कि हलाकतें सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों अतराफ से हुई हैं। आपको मालूम है रेंजर्स के भी कुछ एहलकार शहीद हुए हैं और भी यहाँ पर पुलिस एहलकार कई ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी एडवोकेट जनरल जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वकील हम कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि भाई दोनों अतराफ से हलाकतें हुई हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आइनी बेंच में आज खुद नोटिस लेना चाहिए। अब होना तो ये चाहिए था कि आइनी बेंच को इस मामले पर आज खुद नोटिस लेना चाहिए था। आइनी बेंच ने क्या किया? जस्टिस मुसरत हिलाली जिनका अपना ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने कहा कि जो आप एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें। अब मुझे नहीं लगता कि वो क्या सियासी बात थी। क्या आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा करना उस वाक़े पर जो टॉक ऑफ द टाउन है, जो इस वक्त हमारे लिए या पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है पाकिस्तान, इस एक ख़बर के ऊपर कि पाकिस्तान की अपनी फोर्सेस ने अपने शहरियों पर स्ट्रेट फायरिंग की है, ये एक इल्ज़ाम है। इस इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक सरकारी वकील जब ये इस्तदा कर रहा है कि आज खुद नोटिस लें, वो आगे से कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर सियासी बात ना करें। इससे आगे फिर हमारी बदकिस्मती क्या हो सकती है? उसके बाद जो बेंच के सरबराह हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जिनके बारे में हम अक्सर कहते हैं कि ये डिफेक्टो चीफ जस्टिस हैं या ये वो SHO हैं जो इस वक्त बाइख्तियार हैं, जो तमाम तर इख्तियारात रखते हैं और तमाम तर इख्तियारात होने के बावजूद, आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार होने के बावजूद, उन्होंने भी ये कहा कि जो मामला हमारे सामने है ही नहीं, हम उसे कैसे देख सकते हैं। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वो भी पीछे ना हटे, उन्होंने कहा कि हम इस मामले को नहीं देख सकते क्योंकि ये हमारे सामने ज़ेर समाअत है नहीं।
भाई बात ये है, जो मामलात आपके सामने ज़ेर समात होते नहीं है, आज खुद नोटिस उन्हीं पर लिया जाता है, आज खुद नोटिस फ्रेश मामलात पर ही लिया जाता है। ज़ाहिरी बात है, पहले से ज़ेर समात किसी मामले पर आज खुद नोटिस तो नहीं लिया जाएगा। आपने आज खुद नोटिस लेना था। अगर आप नहीं ले सकते आज खुद नोटिस, कम से कम क्वेश्चन तो पुट कर दें। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को एक तलबी का नोटिस तो कर दें, उनसे पूछ तो लें कि भाई क्या हो रहा है। एक सरकारी वकील, रियासत का नुमाइंदा ये कह रहा है कि आज खुद नोटिस लें। आप देखें, ये मामूली बात नहीं है, ये कुछ किसी सियासी जमात का वकील नहीं कह रहा, एक सरकारी वकील कह रहा है कि आप आज खुद नोटिस लें। एक वाकई में जो कुछ हुआ है ये अफसोसनाक है। उसके ऊपर हमारे जो आईनी बेंच है उसने वही किया जो एंटिसिपेट किया जा रहा था, जो उनसे तवक्कुआत थी। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कायम होने वाला आईनी बेंच, उसमें बैठे हुए मेंबरान वो जो ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, उससे ये हमें तो पहले मालूम था कि उन्होंने यही कुछ करना है। बहरहाल अब बहुत से लोगों की वो जो उम्मीदें थी या वो जो समझते थे कि बड़े अपराइट जज हैं, हम समझते हैं कि अब भी अपराइट होंगे, मगर जो काम करने के हैं वो नहीं कर रहे। ऑन दी अदर हैंड जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो तो खुद कहते हैं कि भाई बहरहाल जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं वो तो बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने तो अपने ब्रदर जजेस को आईना भी दिखाया है, उन्हें खरी खरी सुनाई भी है। उसके ऊपर मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा तफसील के साथ। उन्होंने जो 3 पैराग्राफ नाज़रीन लिख छोड़े हैं, उन्होंने एक तरह से अपनी ही अदलिया में बैठी काली भेड़ों को एड्रेस किया है, उन्हें बताया है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने चीफ़ जस्टिस बनने को भी ना बनने को भी बताया है कि वो क्यों नहीं चीफ़ जस्टिस बने, और वो तमाम तर बातें उन्होंने कही हैं जो इस वक्त जजेस साहिबान को कहनी चाहिए, मगर बदकिस्मती के साथ आईनी बेंच में बैठे जजेस साहिबान के सामने वो मामलात हैं ही नहीं, और वो समझते हैं कि ये ज़रूरी बात नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप के ऊपर जो लीड कर रही थी, बिलखसूस बुशरा बीबी साहिबा पर, कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन्होंने जानबूझकर एक नाकिस हिकमत अमली के तहत अपने कारकुनान को रियासत के आगे पेश कर दिया, और फिर वहाँ पर जो उनके साथ हुआ, अगर यही थोड़ा बेहतर स्ट्रेटेजाइज अंदाज में आगे आते और एक ही दफ़ा यहाँ पर आकर डी चौक में घुसने की कोशिश ना करते और पड़ाव डालते हुए आते, यानी पहले अगर G11 पहुँचे हैं तो वहाँ पर कुछ देर क़याम करते और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते, तो शायद इस तरह का ऑपरेशन उन्हें फेस ना करना पड़ता। मगर फिर यहाँ पर लोग भूल जाते हैं, जो रियासती इदारे या जो हुकूमत जिनको अपनी पड़ी हुई है, ज़ाहिरी बात है ये हुकूमत जो है इनकी अपनी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट होने की वजह से जो सिक्योरिटी है, जो इनकी एक इनसिक्योरिटी है वो बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद उनको लेने के देने पड़ सकते थे। उनके लिए इससे बेहतर और कोई चॉइस नहीं थी कि वो इनको क्रश करते, और जिस तरह ये किया गया, क्रश कमांडो एक्शन किया गया रात को बत्तियां बुझाकर, अब उस पर बहुत से सवालात होंगे। इस पर मैं तो समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी शायद अब आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी, कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो क्या करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो करना था वो कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को तो पहले ही इन इदारों ने, इस हुकूमत ने गैर मौसर कर दिया है, गैर फॉल कर दिया है, जो एक अब कह सकते हैं टूथलेस सुप्रीम कोर्ट बदकिस्मती के साथ, माजरत के साथ हमारे यहाँ मौजूद है, जो बिल्कुल ही बेइख्तियार हो चुकी है। अब दीगर इदारे यहाँ पर वो क्या करते हैं, या जो बैरूनी अगर आता है दबाव, उसके ऊपर क्या कोई कमीशन वाकई बनता है और क्या वाकई इसकी तहकीकात होती हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर कमीशन ही बनाना होता तो फिर रातों रात ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना होती। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, आपसे अब अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।